बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे भारत देश की आत्मा किसानों में बसी होती है और हमारे किसान भाई बहन गांव में निवास करते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसानों का जीवन अभाव में ही गुजरा है। समय अभाव के कारण उनकी आवश्यकता भी काफ़ी सीमित सी होती है। वो पूरे दिन रात खेतों पर मेहनत करते हैं और मेहनत से अनाज उपजाते हैं। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के मछली पालक रियरिंग तालाब बनवाने के लिए पा सकते हैं अनुदान। पशुपालक रखे पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही एक योजना के अंतर्गत राज्य के मत्स्य पालकों के लिए उनकी निजी जमीन पर नए रियरिंग तालाब बनवाने के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। राज्य के मछली पालक जिनके पास अपना कम से कम 1.30 एकड़ जमीन हो, रियरिंग तालाब बनवाने के लिए अपने जिले के मत्स्य कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए लागत खर्च का 80% और अन्य जातियों के लिए लागत का 70% खर्च अनुदान स्वरूप सरकार द्वारा दिया जाएगा और शेष राशि लाभुक को स्वयं खर्च करना होगा। राज्य के योग्य मत्स्य पालक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। ये समस्या समय के साथ साथ और भी बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है और अनुदान भी देती है। मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहे तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज प्राप्त होते हैं। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। हमारे पशु विशेषज्ञों का मानना है कि पशुपालक मित्रों को पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पशु यदि बीमार हो तो उसका तापमान लेना, लक्षणों को देखना, बीमारियों का अनुमान लगाना, घाव पर मक्खी बैठने नहीं देना, उस पर मरहम पट्टी करना इत्यादि। प्राथमिक उपचार का ज्ञान होने से आकस्मिक समय में या डॉक्टर के आने से पहले पशुपालक अपने बीमार पशुओं का इलाज कर सकता है, उसे बचा सकता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधे एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधे के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। तो चलिए अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। गर्मियों का मौसम आ चुका है, साथ ही आम का सीज़न भी आ चुका है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो आम की खेती करते हैं। तो आम की खेती और बगीचे में जो खाली बचे जगह होते हैं उसमें आप सब्जी उत्पादन करके दोगुना लाभ कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फीचर कि आम के बगीचे में खाली बचे जगहों पर सब्जी का उत्पादन कैसे करें। आमतौर पर आम के बगीचे में काफ़ी जगह खाली रह जाती है। ज़्यादातर किसान उस खाली जगह को यूं ही खाली छोड़ देते हैं, जबकि वहां अन्य फसलों की खेती की जा सकती है, खासकर सब्जी की खेती की जा सकती है। कृषि जानकार कहते हैं कि एक धारणा रही है कि आम की फसल करने वाले पूरे वर्ष में एक बार आम की खेती ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है।
आज हम आप पहुँचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हार्प पलांडू में और हमारे साथ यहाँ के विशेषज्ञ धनंजय कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि आम के बगीचों में खाली बचे जगहों पर सब्जी की खेती किस तरीके से की जाए। आम के बगीचों की बात करते हैं तो काफ़ी सारा जगह उसमें बच जाता है, इसमें सब्जी की खेती प्रमुख तौर पर किसान करते हैं। तो किस तरीके से सब्जी की खेती करें, कौन कौन सी सब्जी की खेती करें और तरीका क्या? किसान भाइयों, जैसे एक तो है कि नए बाग जो लगा हुआ है, मतलब शुरुआत में अभी लगाए हैं, साल 2 साल हुआ है, उस तरह के बाग में अलग तरह का सब्जी होगा। कुछ बड़ा बाग है तो उसमें अलग तरह का होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं जो छोटे बाग या जो किसान भाई अभी इस बरसात के मौसम में बाग लगाएंगे, आम का बाग लगाएंगे या पिछले साल लगा हुआ होगा, तो उसमें क्या है कि पहला हमको ध्यान देना है कि हमारे पास सिंचाई के साधन क्या है। अगर सालों भर सिंचाई का साधन है तब तो हम पूरे वर्ष उसमें सब्जी की खेती कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ वर्षा आधारित ही हैं तब हमको जो है उसमें गर्मा में जुताई अच्छी तरह से करके, अगर नमी है तो जुताई अच्छी तरह से करके पौधों के आसपास का जगह को थोड़ा सा आपको छोड़ देना होगा। कम से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी छोड़ करके पौधा से, और उसमें जो है बरसाती सब्जी, जो भी बरसाती सब्जी है, जैसे आप बैगन भी लगा सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं, दलहनी फसल जैसे कि आप सोयाबीन है, पौधा वाला बोदी है, फ्रेशबीन है, ये सब को लगा सकते हैं। और अगर दलहनी फसल लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको उसमें जो है नाइट्रोजन भी जो फिक्स करेगा, तो नाइट्रोजन जो है हमारे पौधा को, आम को उपलब्ध होगा। तो प्रयास करना चाहिए कि उस तरह का दलहनी फसलों का ही चुनाव करना चाहिए, जिससे कि हमको आम के बाग को भी फ़ायदा हो, उसके जड़ को भी फ़ायदा हो। बाद में जो दलहनी फसल का अवशेष निकलेगा, उस अवशेष को जो है आप जो है पौधे के चारों तरफ जो है, आम के पौधे के चारों तरफ जो है ढक देंगे, उससे मल्चिंग का काम करेगा और बाद में जो है वह अपने आप सड़ करके खाद बन जाएगा। तो एक जैविक खाद भी हमारे आम के पौधों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। जानकार कहते हैं कि किसान आम के बाग में ऐसी फसलों की खेती कर सकते हैं जो छांव में पैदा होती है, जैसे अदरक, हल्दी और आलू यानी सब्जी की खेती। आम बगीचे की ज़मीन में मेड़ बनाकर कद्दू वर्गीय सब्जियां मसलन लौकी, करेला, तोरई, लोबिया और कद्दू की खेती की जा सकती है। सर, अगर हम आम के बगीचों की बात करते हैं तो दिखाया था कि आपने बताया कि सालों भर हम खेती कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मार्च का महीना जो होता है, जैसे हम बोलते हैं ये चैत का जो महीना होता है, पत्ते काफ़ी टूटते हैं और पूरा जो है क्षेत्र पत्तों से ढक जाता है। तो ऐसे में सब्जी की खेती किस तरीके से करेंगे, क्योंकि पूरा जो है पूरा का पूरा क्षेत्र सूखे पत्तों से ढका रहता है? देखिए, जब पत्ती गिरता है तो पत्ती भी बाद में सड़ करके खाद बन जाता है। तो जब हम उसको पत्ती, जैसे हम सब्जी का अगर खेती कर रहे हैं, हमारा अगर गर्मी में फसल, कोई भी फसल लगाए हुए हैं, तो जब उस फसल को हम लगाए हुए हैं और पत्ती गिर जा रहा है तो थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा। एक तो हम पत्ती को आम के पौधों के जड़ के आसपास कर दें, जिससे कि वहाँ पर भी एक मल्चिंग का काम करेगा और फिर धीरे धीरे जो है पत्ती जो है सड़ करके खाद बन जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप जो है, आप जो सब्जी लगाए हुए हैं, गर्मी के दिन में होता क्या है कि हमको नमी बनाने के लिए बार बार पानी देना पड़ता है, और जब हम पानी देते हैं तो धूप से मतलब पानी उड़ जाता है। तो अगर हम सब्जी के उस पत्ती को जमा करके और सब्जी के जड़ के पास जो है हम उसको मल्चिंग कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि एक तो नमी बना करके रखेगा, दूसरा जो है अगला फसल जब हम लगाएंगे उसको जब जुताई करेंगे तो वह जो है मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा, तो हमारा जैविक खाद उसमें ज़्यादा बनेगा और फिर जैविक कार्बन जो है मिट्टी में जो है कार्बन की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। मतलब सब्जी का फसल का तो उत्पादन बढ़ेगा ही, साथ साथ जो है हमारा आम का भी जो है उत्पादन बढ़ जाएगा। तो पत्ती हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, पत्ती हमारे लिए एक जैविक खाद का काम कर रहा है। सिर्फ हमको उसको सही तरीके से उसको प्रयोग करना है, उपयोग करना है। जैसे कि आप आम के पेड़ के पास भी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा उसको मिट्टी से मिक्स कर दीजिए जिससे कि उड़े नहीं, और सब्जी के फसल के पास भी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ऐसा डालें कि हवा चले तो उड़े नहीं। खेती के दौरान फसल को मिलने वाली अतिरिक्त खाद, सिंचाई, निराई गुड़ाई के नाते बाग के उत्पाद एवं उसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाती है। हालांकि सब्जी की खेती के लिए उन्नत किस्मों का चयन बहुत ज़रूरी होता है। जानकार कहते हैं कि खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ खाद के प्रयोग को लेकर किसानों को काफ़ी अधिक सचेत रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आम की फसल प्रभावित हो सकती है। देखिए, अगर हम बरसात की बात करें, सिर्फ बारिश के पानी उनके पास, किसान भाई के पास उपलब्ध है,
तो बारिश जब शुरू हो जाए 15 जून के बाद, तो आप पहला फसल है सोयाबीन, सब्जी सोयाबीन, उसको आप अपने खेत में लगा सकते हैं। 3 महीना में जो है वो तैयार हो जाएगा। उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा हमको रासायनिक खाद की प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा जो है आप पौधा वाला बोदी जो होता है, बरबट्टी जो बोलते हैं, उसका भी जो है आप उसको बारिश शुरू होने के बाद आप लगा सकते हैं। तीसरा फसल है कि अगर आप और थोड़ा सा उसमें मेहनत करना चाहते हैं तो दलहनी फसल जो ये बोदी पौधा लत्तर वाला है या फ्रेंच बीन लत्तर वाला है, जिसमें कि अगर हम सहारा दे देते हैं, पौधों को ऊपर चढ़ा देते हैं, तो हमारे ज़्यादा दिन तक फल सकता है। इसके अलावा आपके पास अगर बरसात के पास बाद पानी के साधन है तो आप चना जो है, हरा चना का आप सब्जी में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर बाज़ार में दाम कम है तो दलहनी फसल में भी कर सकते हैं। हरा चना का उसमें लगाइए, आप मटर का उसमें खेती कीजिए। तो इस तरह से जो है बरसात और जाड़े में आप इस तरह से कर सकते हैं। रही बात अब फिर गर्मी है, तो गर्मी में आप देख लीजिए कि आपके पास आम में पानी देने के बाद अगर सब्जी के लिए उपलब्ध है तो फिर आप जो है दलहनी फसल ही आप प्रयास कीजिए। फ्रेंच बीन का है, बोदी का है, इन फसलों का चुनाव कीजिएगा। दलहनी फसल से फ़ायदा क्या है कि आपको जो है उसमें उसका जड़ में जो नाइट्रोजन फिक्स होता है वो हमारे मिट्टी को मिल जाता है। तो देखा आपने, आम के साथ साथ आप सब्जियों की भी खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है भिंडी में लगने वाले रोग और कीट प्रबंधन। गर्मियों के मौसम में भिंडी का उत्पादन किसान भाई बहन ज़्यादा करते हैं, तो भिंडी में बहुत तरीके के कीट और रोग लगते हैं। तो उन कीट और रोगों से कैसे उनका उपचार किया जाए, चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। नमस्कार साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। आज हम आए हुए हैं ICAR प्लांडू में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी से और हम जानेंगे कि भिंडी में लगने वाले रोग व उसके कीट प्रबंधन के बारे में। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे अभी आप चर्चा कर रहे हैं भिंडी में लगने वाले कीट, बीमारियां, उनका कैसे प्रबंधन करें। किसान भाइयों, इससे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि कीट और बीमारियों को हम पहचानें कैसे। कई बार होता है कि जैसे कीट आ गया है, लेकिन कीट और बीमारी में या फिर कीटों के अंदर भी बहुत सारा उसका जो खाने का तरीका है, उसका लगने का तरीका है, उसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता होने की वजह से जो कीट का प्रबंधन है वो सही नहीं हो पाता है और काफ़ी जो लक्षण हैं वो आपको जैविक और अजैविक दोनों में असमानता होने की वजह से आप पहचान नहीं पाते हैं और कीट प्रबंधन अच्छे से नहीं हो पाता है और किसान भाई अंधाधुंध कीटनाशकों का छिड़काव करते रहते हैं, जो आपकी उपज के साथ साथ में आपके व्यय को भी बढ़ाता है। तो इससे सबसे पहले ध्यान दें कि किसान भाई कीटों को जो आक्रमण हो रहा है फसल के ऊपर, उसको पहचानेंगे कैसे है। जैसे हम झारखंड में बात करते हैं, अगर हम बुआई से लेकर के फसल की तुड़ाई तक में कीटों को देखते हैं तो कौन सा कीट किस स्टेज पे आता है। अगर हम पहले पे जैसे आपने जो पौधा लगाया है तो कुछ समय के बाद में अगर कुछ बादल हैं या ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रहा है तो सबसे पहले जो कीट जो आने की संभावना है वो कीट है आपका माहू कीट है, जो पत्तियां जहां से निकलती है वहां पर आपका जो पत्तियां निकल रही है वहां पर एक कॉलोनी बना करके रस चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका पौधा कमज़ोर होता है। ध्यान दें, जहां पे आपका पौधा बढ़वार कर रहा है उन पत्तियों पे ही आपको कीट मिलेगा, छोटा छोटा कीट है जो रस चूसता रहता है। उसके बाद में जैसे जैसे आपका पौधा बढ़ता जाता है, कई बार हम देखते हैं कि पत्तियाँ हैं वो लाल रंग की ऊपर से दिखाई देती है, वो आपको लास्ट स्टेज में दिखाई देंगी। अगर पत्तियां पीली हैं तो इसको किसान कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें नत्रजन की कमी है, लेकिन नत्रजन की कमी नहीं होकर के अगर किसान पीछे से घुमा करके पत्ती को देखेंगे तो उसमें बहुत छोटा छोटा हरे रंग का कीट होगा जो साइड में ऐसे भागेगा। इसका मतलब आपके कीट में जैसिड, आपकी फसल में जैसिड का प्रकोप हो गया है। इसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है और ये कीट अगर आप इसका रोकथाम नहीं करते हैं तो बाद में जाकर के जो पत्तियाँ लाल रंग की हो जाती हैं वो इसी कीट की वजह से, रस चूसने की वजह से और उसका टॉक्सिन छोड़ने की वजह से ये वाले सिम्टम्स उसमें उभर करके आते हैं। कीट जैसे जैसे बढ़ जाता है, कई बार पत्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी कि पत्तियां पीछे की तरफ में मुड़ रही हैं। उन पत्तियों को अगर आप घुमा करके देखेंगे तो जाला दिखाई देगा और उसमें छोटा छोटा बहुत सारी छोटा कीट होगा जिनको माइट्स बोलते हैं। उनका इन्फेस्टेशन भी होता है। जब तापमान बढ़ रहा है
बहुत ज़्यादा तापमान है, जो अभी का समय अब जो झारखंड में देख रहे हैं, तो इसमें माइट की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर मुख्य रूप से जो कीट आता है वो आता है कि जैसे भी फसल फल पत्तियों के ऊपर देखेंगे तो एक सफ़ेद रंग का ऊपर के रूप में सफ़ेद छोटी सी सफ़ेद मक्खी दिखाई देगी। ये मक्खी पीछे भी पत्तियों में बहुत सारी लगी हुई रहेगी, रस चूसती रहती है। इसका मुख्य नुकसान यह है कि यह एक मुख्य जो बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम येलो वेन मोजेक बोलते हैं, उसमें आप इस बीमारी में देखेंगे कि पत्ती की जो वेन्स हैं वो पीली हो जाती हैं और बीच का भाग हरा रहता है। तो उस जो वायरस की बीमारी है उस बीमारी को ये सफ़ेद मक्खियाँ फैलाने का काम करती हैं, तो उनका भी प्रबंधन आवश्यक है। और लास्ट में इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि फल के अंदर में छेद दिखाई देता है, यह छेद इससे पहले आपको जो पौधा बढ़ रहा है उसमें भी दिखाई देगा, जिसको हम फल और जो सूट जो बोरर है वो उस नाम से इसको बोलते हैं, जो किसान भाई मैं बताना चाह रहा था। तो अगर आप सब जान जाएंगे तो ये इन कीटों के लक्षण हैं। इनके साथ साथ में कुछ बीमारियां भी आती हैं। कई बार देखते हैं कि पूरा पौधा एक साथ में गल जाता है, तो जिसमें विल्ट होता है, मुख्य रूप से फ्यूजेरियम विल्ट भी लगता है, फ्यूजेरियम या फिर आपका बैक्टीरियल विल्ट, जिसकी वजह से आपके पौधे गल करके मर जाते हैं। तो ये कीट और बीमारियां जिनको आप अच्छे से पहचान सकते हैं। फिर दूसरा, जैसे आप पूछ रहे हैं कि इनका बचाव कैसे किया जाए, प्रबंधन कैसा किया जाए, तो इसमें हम प्रबंधन की बात करेंगे। प्रबंधन में मुख्य ये है कि अगर हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच में जाना होगा। कई बार आजकल बहुत सारी जो जैविक खेती की बातें हो रही हैं, ऑर्गेनिक खेती की बातें हो रही हैं, तो भिंडी में आमतौर पर बोला जाता है कि बगैर स्प्रे के आपका कीट प्रबंधन होगा ही नहीं, और स्प्रे भी करेंगे तो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो इसके लिए हम किसान भाइयों को सुझाव देते हैं कि जब भी भिंडी लगाते हैं आप, तो भिंडी के चारों तरफ में यहाँ पर अगर संभव हो सकता है तो या तो आप अरंडी लगाइए, या अरंडी नहीं लगा पा रहे हैं तो सोरगम ज्वार या मेज का एक लाइन चारों तरफ लगाइए और बीच बीच में एक एक लाइन कहीं कहीं पे लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि ये एक बैरियर क्रॉप का काम करेगा। और बहुत सारे इसमें किसान यहाँ पर, इसके साथ में किसान यहाँ पे भी देखा गया है कि जो आपका सफ़ेद गेंदा फूल है, पीला गेंदा फूल है, उसका भी खेती करते हैं, तो वो भी लाभदायक है, जिसमें जो सफ़ेद मक्खियाँ आकर के आकर्षित होती हैं। तो बुआई के समय में आप सबसे पहले ये वाला जो ट्रैप क्रॉप का कॉन्सेप्ट है ये ज़रूर लगाएं, ये ज़रूर करें, क्योंकि अगर भिंडी अकेली ही होगी तो उसमें कीटों का और बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। दूसरा, जब भी आप बीज का बुआई करते हैं तो बीज की बुआई के समय में उसको इमिडाक्लोप्रिड जो गोचू के नाम से मार्केट में मिलता है 5 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से बीज उपचारित करके बोएं। इससे क्या होगा कि जो बीज आपका निकल रहा है वो अर्ली स्टेज में काफ़ी कीटों से आपका रेजिस्टेंट रहेगा, उस पर कीट कम लगेगा। जैसे आपका कीट थोड़ा थोड़ा पौधा बढ़ रहा है, आप रेगुलर मॉनिटरिंग कीजिए। मॉनिटरिंग करने के लिए सबसे पहला है कि आप खेत में येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाइए। उससे आपको पता लग जाएगा कि जो पत्तियों पे रस चूसने वाले कीड़े हैं वो अगर उन पे चिपक रहे हैं तो इसका मतलब लगा हुआ है, और उससे कीट का नियंत्रण भी होगा और मॉनिटरिंग भी हो जाएगी। तो ये वाला जो ट्रैप्स हैं ज़रूर लगाएं। और इसके बाद में जैसे आपकी क्रॉप 25 से 30 दिन की हो जाए, उसमें फेरामोन ट्रैप्स जो स्पेशली एरियास विटेला के नाम से, जो एरियास नाम से मिलते हैं, फेरामोन ट्रैप्स 10 बाई 10 मीटर की डिस्टेंस पे उन ट्रैप्स को भी आप ज़रूर खेत में लगाएं। इससे क्या होगा कि जैविक तरह से नियंत्रण होगा। और पहले से आप कुछ जो जैविक कीटनाशक जैसे नीम आधारित कीटनाशक हैं, एजाडिरेक्टिन 1500 ppm का आप छिड़काव करें, या नीम का जो एक्सट्रैक्ट है जो 5% एक्सट्रैक्ट का, इसका छिड़काव करें रेगुलर इंटरवल पर। रेगुलर इंटरवल का मतलब है 7 से 10 दिन के अंतराल पे आप इनका छिड़काव करते रहेंगे तो आपका कीट नहीं आएगा, उससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिलेगा। तो किसान भाई बहनों, आशा करते हैं हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए, या हमसे कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना
सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।